बात है। हाँ। लेकिन जबरदस्ती किसी को कानून से बांधना नहीं चाहिए। सिर्फ अगर इतना वो कहा, मैं जो पहले बात कर रहा हूं, हिंदू और मुसलमान दोनों एक है। भाई प्रकाश शर्मा, आपका फाइनल कमेंट, कंक्लूडिंग रिमार्क, निष्कर्ष वाली जो टिप्पणी है वो होनी चाहिए। देखिए, मेरा निष्कर्ष है कि इस बड़े हिंदू समाज को अपने लोकतांत्रिक धार्मिक अधिकारों को पूरा करने में इतनी बाधा क्यों है? राम जन्मभूमि का मुद्दा लेकर के, और अगर हम कोई मांग रखना चाहते हैं तो उसमें हमारे खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई ये क्यों की जा रही है, ये भी तो सबके सामने आना चाहिए। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी का वक्त हो गया। अमिताभ जी, मैं समाचार प्लस को बधाई देना चाहता हूं बस एक चीज में, कि समाचार प्लस के जैसे अतुल जी ने भी ज्ञानवर्धन किया कि 20 करोड़ दर्शक हो गए हैं, उसके लिए समाचार प्लस को बहुत बहुत बधाई। और आपके पास अग्निहोत्री जैसे महारत्न आपके पास है, इसके लिए भी आपको बधाई कि इतने नॉलेजमेंट में पहली बार किसी एंकर को मतलब रिपोर्टिंग करते हुए इतने सटीक बातें कहते हुए सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मान जी, ये रिपोर्टर तो 15 वर्ष पहले थे। मैं एक वही कहूंगा, 3 बिंदु मेरे दिमाग में है, एक एक पंक्ति में कहूंगा क्योंकि मैं घड़ी भी देख रहा हूं। मैं इनके अध्ययन को नमन करता हूं। नहीं मान जी, आपकी कृपा। जिस वक्त पंडित जी लोकसभा में हिंदू कोड बिल लेकर आए, राजीव जी, जी, आपकी नजर, शिव प्रताप जी को याद होगा प्रसंग, पंडित जी लेकर आए तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी थे और लोग नहीं, जेबी कृपलानी ने यह कहा कि पंडित जी इसी समय, यही समय है जब इस देश में समान आचार संहिता लागू हो जानी चाहिए। वाई ओनली हिंदू कोड बिल? पंडित जी ने कहा मैं सहमत हूं, इस देश को अगर चलाना है तो एक आचार संहिता चाहिए। जवाहरलाल ने कहा भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं दरख्वास्त करूंगा लोकसभा से कि आज इसको पारित हो जाने चाहिए। जवाहरलाल का वचन है भारत की लोकसभा को कि मैं जल्द ही कॉमन सिविल कोड लेकर आऊंगा, और उसके बाद वो वचन तिरोहित हो गया। तनाव वहां से पैदा हुआ, नसों में जो रक्त दूषित हुआ ना भारत की, वहां से दूषित हुआ है, वहां से दूषित हुआ है। वो समय था जब देश अंगड़ाई ले रहा था आजादी के बाद। इस देश में सांप्रदायिकता की बात जो कहते हैं, उनको इतिहास का सबक नहीं पता। जिस वक्त ये देश बन रहा था ना, उस वक्त पूरी दुनिया ये मानकर चल रही थी कि हिंदुस्तान हिंदू धर्म पर आधारित राष्ट्र होगा, और अगर ये अनाउंसमेंट हो जाता तो इस पे किसी को आश्चर्य भी नहीं होता इतिहास में, क्योंकि एक राष्ट्र इसी आधार पर बना था, पड़ोसी। लेकिन भारत के अवाम ने तय किया, तब मुस्लिम लीडरशिप थी ही नहीं यहां। मौलाना कलाम जैसे राष्ट्रवादी लोग कुछ बचे थे, बाकी जो थे वो तो चले गए थे, कौन विरोध करता? लेकिन देश ने तय किया सेकुलर रहना। लेकिन जब आप पक्षपात करते हो तो अयोध्या का मुद्दा खड़ा होता है, तब शाहबानों के इशू पर टकराव होता है, तब महाआरती और नमाज टकराती है। दोषी कौन? न तो नमाजी दोषी है, न आरती करने वाला दोषी है। दोषी वो लोग हैं जो चुनाव जीतने का धंधा तलाशते हैं उसमें। और आखिरी बात कहूंगा, विश्व हिंदू परिषद को भी अपने चाल चलन पर सोचना चाहिए। मैंने विश्व हिंदू परिषद को कवर किया था 90 के दौर में, जब अपने जीवन के सबसे बड़े दौर में थी, जब सिंघल जी स्वस्थ थे, गिरिराज किशोर स्वस्थ थे, वामदेव थे, रामदेव थे, बहुत बड़े बड़े संत थे, परमहंस थे जिंदा। उस दौर में मैंने देखा विश्व हिंदू परिषद की आवाज का असर, और आज के दौर में भी मैं देखता हूं विश्व हिंदू परिषद के आवाज का असर। चरण सिंह 8 राज्यों के नेता थे। एक उदाहरण देता हूं विश्व हिंदू परिषद की तुलना के लिए, शिव प्रसाद जी 8 राज्यों के नेता थे चरण सिंह। चौधरी अजीत सिंह के तेज पुंजभूत नेतृत्व में वो 1.5 जिले तक कन्फाइंड हो गई उनकी आत्मा पार्टी। वही काम विश्व हिंदू परिषद ने किया। कहीं तो आप में भी दोष है ना, जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही, समाज को समझिए। समानता की बात होनी चाहिए। शासकों के लिए एक ही सिद्धांत होना चाहिए, एक ही लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। उसी नपने से हिंदू को नापिए, मुस्लिम को नापिए, सिख को नापिए, ईसाई को नापिए, कभी ऐसे झंझट होंगे ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं जो बातें यहां पर हो रही हैं, जो अच्छी बातें यहां पर हो रही हैं, वैसा ही हो हमारे समाज में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी, आप रुके रहेंगे। एक ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। हम काफी देर से उत्तराखंड जाना चाह रहे थे, लेकिन तकनीकी जो दिक्कतें हैं उत्तराखंड में आजकल बहुत ज्यादा आ रही हैं। कभी सरकार से जुड़ी हुई तकनीकी दिक्कतें आती हैं, कभी आपदा से जुड़ी हुई दिक्कतें आती हैं, और आज
जो हमारी लीज लाइन है, जो हमको देहरादून से यहां तक जोड़ती है, उसकी दिक्कत आ रही है। इस वजह से हम देर से जा पा रहे हैं। ब्रेक, तुरंत लौट के आते हैं, सीधे देहरादून लेकर चलेंगे आपको। में फंस गई टीपू के अधिकारियों की जान, बार बार राम ले रहे कुर्सी का इम्तहान, चिट्ठी बदले दो को नीला, अब संकल्प में अटके प्राण। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? आजली क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One second. रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो, गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। उत्तराखंड की बात करेंगे। बीजेपी सरकार में बनाया गया लोकायुक्त बिल को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी दी। लगभग 2 साल बाद इस कानून को मंजूरी मिली। अब सवाल यह है कि क्या बहुगुणा सरकार इसको प्रदेश में लागू करेगी सफलतापूर्वक, या फिर इसमें किसी तरह का संशोधन किया जाएगा। कांग्रेसी बीजेपी वालों के कानून को उसी तरह तो लागू करने से है, यह हमारे पास ऐसी खबर आ रही है। और इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ भाई सुरेश जोशी जी हैं, आप बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हीरा सिंह बिष्ट साहब हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अविकल थपलियाल साहब हमारे स्थानीय संपादक हैं। मैं पहले तो आप सभी लोगों से माफी मांगू कि जब हम शो को वाइंड अप करते हैं उस वक्त मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि तकनीकी खामियां इतनी ज्यादा हैं। अब इसमें किसकी गलती है मुझे नहीं पता। इस वजह से हमारी, आप हमको दिख तो रहे थे लेकिन आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही थी। शुरुआत करूंगा बिष्ट साहब से। बिष्ट साहब, एज इट इज लागू हो जाएगा, सब कुछ ठीक है अब? हाँ, इस लोकायुक्त बिल को आया, बहुत अच्छा, हम स्वागत करते हैं इसका। हाँ। इसमें क्या व्यवहारिक कठिनाई होंगी, सरकार को इसको देखना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। हाँ। और जो व्यवस्थाएं जो हमने पढ़ा देखा इसमें बीजेपी काल में, और दोनों सदन के दोनों पक्षों ने, सत्ता विपक्ष ने इसका सर्वसम्मति से इसको संस्तुति दी, स्वीकृति की थी। बहुत बड़ी बात है। तो किसी प्रकार के संशोधन की गुंजाइश नहीं है अब इसमें कि संशोधन करके दोबारा भेजा जाए? इसको अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन करने के बाद अगर कहीं बहुत अधिक आवश्यकता होगी, हाँ। जो व्यवहारिक नहीं होगा, हाँ। क्योंकि ये जल्दबाजी में बना था, ये मैं स्वीकार करता हूं। अगर बहुत अधिक कहीं व्यवहारिक कठिनाई होंगी तो 2 साल तक महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया इसमें? क्या वहां पे विचार नहीं हुआ था? नहीं, राष्ट्रपति महोदय ने विचार किया होगा, क्या दिया अभी चूंकि देखा नहीं है, उसका अध्ययन नहीं किया गया। हाँ। वो सार्वजनिक नहीं हो पाए, क्या रिपोर्ट है उसके बाद अध्ययन करने। अच्छा, तब आप लोग अध्ययन करेंगे जिस वक्त विधानसभा से पारित होकर ऊपर गया था उस वक्त अध्ययन नहीं हुआ था पूरा? नहीं, अध्ययन अब क्योंकि सरकार दूसरी, इसलिए नए सिरे से अध्ययन होगा।
नहीं, जैसे सरकार लाई थी जल्दबाजी में, जल्दबाजी हो रही थी, तो अगर न करते तो कांग्रेस को आरोप लगाते कि कांग्रेस लोकायुक्त नहीं बनाना चाहती, इससे कांग्रेस ने भी उसकी हाँ में हाँ कर दिया। लेकिन अब जब क्रियान्वित किया जाएगा, क्या व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर किया जाएगा, जोशी जी करते हैं, जोशी जी रिस्पॉन्ड कीजिए। चाहिए और सत्य लोकायुक्त होना चाहिए। नहीं, देखिए कि सबसे पहले तो मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि देर से चाहे बिल पास हुआ, लेकिन पास हुआ है और उत्तराखंड की जनता की जो एक आकांक्षा थी उसकी पूर्ति हुई है। और निश्चित तौर पर एक देश के लिए, प्रदेश के लिए ये एक शुभ संकेत है, क्योंकि आज के समय पर आवश्यकता है लोकायुक्त की, और उसको लेकर के जो महामहिम राष्ट्रपति जी ने बिल को मंजूरी दी है, निश्चित तौर पर एक शुभ संकेत भी है। और आने वाले समय के लिए इससे जो प्रदेश के अंदर जिस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां बन रही थी या बनने की उम्मीदें थी, उस पर कहीं न कहीं इस लोकायुक्त का आने से विराम लगेगा। ये लोकायुक्त कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बिल का प्रावधान कर करके महामहिम राष्ट्रपति को भेजा गया था, एक पूरी संस्था है और एक पारदर्शिता उसमें पूरी है। और उसमें चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आपके राजनेता हो, चाहे आपके एनजीओ जो हो, चाहे आपकी जुडिशियली भी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की जुडिशियली है, उसको भी उस लोकायुक्त के अंदर समाहित किया गया है। ठीक है, इसलिए मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि ये देवभूमि उत्तराखंड के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। जहां तक आपने संशोधन की बात कही है, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई संशोधन हो पाएगा, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी के बाद ही संशोधन आ सकता है। तो आज की जो सरकार है उसके पास 2/3 मेजोरिटी सदन के अंदर नहीं है, तो इसलिए कोई भी इसकी गुंजाइश वो नहीं है कि ये संशोधन हो पाएगा। और जहां तक इसको लागू करने वाली बात है, अगर प्रदेश की सरकार इसको लागू नहीं करती है, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा इस बिल को मंजूरी दी गई है, तो ये भारत सरकार के राष्ट्रपति का कहीं न कहीं अपमान होगा। और राष्ट्रपति तो किसी पार्टी के नहीं होते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये भी एक संदेश जाएगा प्रदेश की जनता के अंदर कि भाई कांग्रेस की जो सरकार प्रदेश में विद्यमान है वो भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं करना चाहती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस प्रदेश की सरकार जो है उसको रोकेगी। निश्चित तौर पर जो है कि बहुत जल्दी मुझे लगता है कि जो लोकपाल बिल बना हुआ है और उस पर जो है कि बहुत जल्दी जो है ये प्रदेश में लागू होगा। और मुझे तो उम्मीद ये भी है कि उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे खंडूरी जी के नेतृत्व में जो ये बना हुआ लोकपाल है, लोकायुक्त बिल है, ये प्रदेश में नहीं देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि आज आवश्यकता इसकी खाली उत्तराखंड नहीं रहेगी है। हीरा सिंह जी, जो संशोधन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जोशी जी ने, वो सवाल तो बाकी मुनासिब लग रहे हैं फौरी तौर पर। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं कि उसमें संशोधन हो। अच्छा। अगर वो ठीक लगा सरकार को, उसको लागू करने में कोई दिक्कतें नहीं होंगी। हाँ। तो मैं खुद कह रहा हूं कि एक अच्छा लोकायुक्त बना है, इससे करप्शन पर, दूसरी बातों पर लगान लगी। मुख्यमंत्री से लेकर नीचे कलेक्टर इसमें सम्मिलित हैं। 10 साल तक की सजा है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर तक की व्यवस्था में आजीवन कारावास की व्यवस्था की गई, अपने आप में बहुत अच्छा है। लेकिन कटाई क्या है कि अधिकल सपलियाल, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। अतुल, ये कितने दूर का है? अतुल, यहाँ पर अविकल अपनी बात कहे उससे पहले मैं एक सवाल जरूर उठाना चाहूंगा। जी जरूर। बुधवार को उप लोकायुक्त बनना था, शपथ लेना था, फूलमाला सब आ गई, साज सज्जा हो गई, मंच सज गया, अंत टाइम पर दूल्हे को मना कर दिया कि बोलो ना मत आना बारात के से। हाँ। ये क्या ड्रामा है भाई? ऐसे शासन चलता है क्या? नहीं, छुपाए ऐसे शासन चलता है क्या? सिस्टम ऐसे चलता है? और ये तरीका है राज करने का? क्या कर रही ब्यूरोक्रेसी? कहां है सिस्टम, कहां है तंत्र? मजाक है। मैंने देखा नहीं कि किसी सूबे में इस ढंग से चीजें चल रही हो कैजुअली, बाद में अचानक पता लगता करे नहीं राष्ट्रपति की मंजूरी आ गई भाई, बोलो रोको रोको रोको, इसको मना करो, नहीं तो ये तो शेरवानी पहन के शपथ ले लेगा आदमी। ये क्या हो रहा है अविकल जी? जी अतुल भाई, विघ्न संतोषी हर समाज में होते हैं और उत्तराखंड में भी बहुत से विघ्न संतोषी हैं और सरकार के अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा, ये जो अभी अमिताभ जी ने कहा, इसको मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूं कि ये जो मंजूरी आ गई थी, बताया जा रहा है कि सितंबर फर्स्ट वीक में आ गई थी। 1.5 महीने तक वो फाइल किसने दबा के रखी, वो लोकायुक्त बिल कहां पर पड़ा रहा, ये जांच का विषय है। हालांकि मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने कहा कि इसकी जांच की जाएगी। वही बहुत बड़ी बात है कि आखिर ये तंत्र है क्या, और अगर यह तंत्र है तो सरकार क्या कर रही है फिर? ऐसे तंत्र को क्यों झेल रही जो चिट्ठी पत्री नहीं दिखाता उसको? और वो चिट्ठी पत्री भी नगर निगम की नहीं, राष्ट्रपति भवन से आई एक कानून की मंजूरी, जो कानून विधानसभा ने पास करके भेजा था,
उस कानून की मंजूरी ही नहीं बताई, सरकार को, पॉलिटिकल लीडरशिप को बताया ही नहीं। अमिताभ जी, सरकार झेल नहीं रही है ऐसे लोगों को, ऐसे लोग इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। दुख तो इस बात का है कि ऐसे लोग बिल्कुल गले का हार बने हुए हैं। ये जो लोकायुक्त बिल आया, ये ऐसे लोगों